आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बीके का पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर चैप्टर के नाम की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को इससे समझ में आता रहेगा कि हम लोग किसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले हम लोग पहले रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ सीखा हुआ था। ठीक है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में जब फाइनल अकाउंट हम लोगों को आया था, ठीक है, अब देखो फाइनल अकाउंट आया था, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हॉलीडे बहुत जल्द मिलने की वजह से फाइनल अकाउंट चैप्टर पर बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स या स्टूडेंट्स भी उस चैप्टर तक आए ना हो। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग अपने 12th स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट के बारे में ये सीखा हुआ था कि पहले तो उधर पे आप लोग का चैप्टर का नाम था फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल ट्रेडर। ठीक है, सोल ट्रेडर का मतलब हो जाता है जहाँ पर एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है। ओके, प्रोप्राइटरीशिप एक्चुअली नाम उसका था, फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरीशिप फॉर्म। ठीक है, तो वहाँ पर एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसका अकाउंट आप लोग को मेंटेन करना था। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ पार्टनरशिप। तो हम लोग को पार्टनरशिप के बारे में समझना पड़ेगा। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जहाँ पर 2 और मोर पर्सन आकर के बिजनेस करते हैं तो दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, उनका प्रॉफिट और लॉस पहले से तय होता है, अपने रेशियोज में वो लोग नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ जो होती है वो पार्टनरशिप डीड में होता है। 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखी हुई रहती है कि किसका प्रॉफिट कितना होगा। राइट, चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर है। पार्टनरशिप में आप लोग को ये भी बताया गया था लास्ट ईयर में 11th स्टैंडर्ड में कि एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी होता है, और यही डिफ्रेंशिएट करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी से। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी 2 टाइप की होती है। पार्टनरशिप जो रहता है वो नॉर्मली पार्टनरशिप भी होता है। अच्छा, पार्टनरशिप नॉर्मली प्राइवेटाइजेशन में आ जाता है। ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड चीज़ जो है वो मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बताता है कि 2 पार्टनर्स लोग के रूल्स क्या होंगे, 2 पार्टनर लोगों के मेथड्स क्या होंगे बिजनेस करने के। ठीक है, फीचर्स क्या होगा, एग्रीमेंट में रेशोज क्या होंगे। ओके, फिर इसके बाद में मेंबरशिप का रोल क्या होगा, मैनेजमेंट का रोल क्या होगा, डिसीजन मेकिंग पावर किनके पास होगा, कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होंगे, ये सारा चीज़ हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीख के रखा हुआ था एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों ने सीखा था कि भाई प्रोफेसर हैनी करके ये है पर्सन है जिन्होंने पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ था। राइट, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीख के रखा था थियोरेटिकल टॉपिक में, फाइनल अकाउंट में नहीं, थियोरेटिकल टॉपिक में। फाइनल अकाउंट में तो आप लोगों को सोल ट्रेडिंग से रिलेटेड फाइनल अकाउंट था, लेकिन वो हम लोग को यहाँ पर काम में आने वाला है। राइट, अच्छा, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में अपने कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए थे? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों ने प्रिपेयर किया। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड था। एक साइड में जहाँ तक 11th स्टैंडर्ड से लिंक्ड है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस रिटर्न, ऑक्ट्रॉय, मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड है।
ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करके रखा होगा। ओके, क्रेडिट साइड में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखा था? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, गुड्स विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें, राइट। और फिर उसके बाद में बैलेंस आप लोगों ने किया होगा, तो आप लोग को इधर ग्रॉस प्रॉफिट मिला होगा बैलेंस डेबिट साइड में, या फिर ग्रॉस लॉस मिला होगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। अच्छा, उसको आप लोगों ने ट्रांसफर कहाँ पर किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। चलो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट सेम था, लेजर जैसा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों चीज़ आप लोगों को बनाना था। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप लोग क्या क्या चीज़ मेंशन करते थे? ऑफिशियल रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे लाइटिंग, हीटिंग, अपना लाइटिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रेड एक्सपेंस, फिर उसके बाद में सैलरीज, बैड डेट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग के डेबिट साइड में आती थी, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, ये सारा चीज़। ओके, क्रेडिट साइड में क्या आता था? जो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस था उसका उल्टा इनकम अगर रहेगा तो क्रेडिट साइड में आता था, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्रेडिट साइड में आती थी। और फिर वहाँ पर आप लोग को जो बैलेंस मिलता था, इधर डेबिट साइड में बैलेंस दिखता था या तो क्रेडिट साइड में दिखता था, वो नेट प्रॉफिट होता था या तो फिर नेट लॉस होता था। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट दिखेगा डेबिट साइड में, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो नेट लॉस दिखेगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। और फिर उसको आप लोग ट्रांसफर करते थे कहाँ पर? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट जो है ये आप लोग का लेजर नहीं है, मतलब बैलेंस शीट आप लोग का ये एक लेजर टाइप नहीं है, ये एक स्टेटमेंट टाइप है, बराबर। ये चीज़ें को आप लोग को ख्याल रखना है। ओके, बैलेंस शीट पे दो साइड होता था, एक होता था लाइबिलिटी साइड में और एक होता था एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में आप लोग क्या क्या मार्क करते थे? कैपिटल अकाउंट माइनस ड्राइंग करते थे, नेट प्रॉफिट प्लस करते थे, नेट लॉस माइनस करते थे, ठीक है। क्रेडिटर्स होता था, बिल्स पेबल होता था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती थी, प्रीपेड इनकम होता था, ये सारे आप लोग के लाइबिलिटी साइड में दिखने वाली चीज़ें थी। एसेट साइड में क्या क्या चीज़ें दिखती थी? एसेट साइड में क्या क्या चीज़ें दिखती थी? एसेट साइड में आप लोगों को बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ठीक है, मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल, ओके, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सारी चीज़ आप लोग को एसेट साइड में दिखती थी, राइट। तो आप लोगों ने ये सारा चीज़ लास्ट ईयर में सीखा हुआ है। इस साल भी ऑलमोस्ट उसका बेस यहाँ पर काम में आने वाला है। बहुत सारी वहाँ की एंट्रीज, बहुत सारी वहाँ के एडजस्टमेंट्स हम लोग को यहाँ पर काम में आने वाले हैं, बराबर है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अलग क्या है और वहाँ पर क्या था, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग है, यस है। देखो एक चीज, ये जो है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के बदले में आप लोग को इस साल में आने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा और फिर लास्ट में आप लोग को दिखेगा बैलेंस शीट, राइट। बाद में लास्ट में आप लोग को दिखेगा बैलेंस शीट, ओके। अब ये पार्टनर्स कैपिटल क्या चीज़ है? देखो पार्टनर्स कैपिटल है ना, ऐसी आप लोग को बस ऐसी एक्सप्लेन करने में मज़ा नहीं है। हाँ, इसके लिए हम लोग एक टॉपिक रहेगा, ओके। हो सकता है कि इसके लिए स्पेसिफिकली एक लेक्चर रखना पड़े मेरे को अलग से, ये पार्टनर्स कैपिटल को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ में भी और एक आध अकाउंट जुड़ता है, इसमें भी दो टाइप के मेथड है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब अपना लेक्चर चलेगा कैसे? इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। मैंने आप लोग को ये बता दिया कि कौन से अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप लोग को 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट में काम में आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर एक और चीज़ आता है, एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एक एडजस्टमेंट हम लोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से, ओके। एक एडजस्टमेंट सीखना है, समझना है कि इसके कितने इफेक्ट्स हैं, क्या होता है एडजस्टमेंट, ये सारे चीज़ हम लोग को अभी सीखने हैं, समझना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीटेड है। अब हम लोग एक एक अकाउंट से आगे बढ़ेंगे,
उसके एक्सप्लेनेशन में दूंगा और फिर उसके बाद में हम लोग अपने प्रैक्टिकल सम्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के दिन हम लोग की जो शुरुआत है वो हम लोग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 अकाउंट्स और एक बैलेंस शीट एज ए स्टेटमेंट है, मैंने बताया हुआ आप लोग को। ठीक है, अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट कर दिया, फाइनल अकाउंट में पार्टनरशिप क्या होता है वो बता दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हम लोग ने बता दिया, उनके फीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई पार्टनरशिप फर्म एग्जैक्टली होता क्या है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, बराबर, डोरमेंट पार्टनर, ऐसे बहुत सारे टाइप के पार्टनर्स होते हैं जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी सीख के रखा है। ठीक है, और हो सकता है कि इस ईयर के सिलेबस में भी आप लोगों को वो कंटिन्यूएशन में आए कुछ पार्ट। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट अपना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट जो है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करने के पहले हम लोग फाइनल अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। फाइनल अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है। अगर तुम लोग बिजनेसमैन हो, अगर तुम्हारा बिजनेस है, तो साल भर बिजनेस करने के बाद में तुमको इनकम टैक्स पे करना कंपलसरी है। इनकम टैक्स एक पर्सन तब पे करता है जब वो एक इनकम स्लॉट में आता है। ठीक है, इनकम स्लॉट इन द सेंस, अगर आप लोग कुछ ऐसे इनकम स्लॉट में आते हो जो टैक्सेबल है तो आप लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप लोग का इनकम कौन से स्लैब में आता है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कितना इनकम आप कमाते हो वो सारे कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। वो इनकम को समझने के लिए सबसे पहला हम लोगों को ये फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है कि तुम्हारा बिजनेस ने साल भर में कितने रुपए का बिजनेस किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड क्या है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, कौन कौन से अलग अलग टाइप के इनकम है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट। बराबर है, साल भर का रिकॉर्ड तुम मेंटेन करते हो और फिर उसके बेसिस पर तुम प्रॉफिट निकालते हो, लॉस निकालते हो। समझ में आ रहा है। और अगर प्रॉफिट तुम्हारा अच्छा खासा होता है, इनकम अच्छा खासा कमा रहे हो, एक स्लॉट में आते हो, तो उधर पे टैक्स स्लैब रहता है, टैक्स परसेंटेज रहता है, उस परसेंटेज के बेसिस पर आप लोग को टैक्स पे करना है। तो वो चीज़ के लिए हर बिजनेस पर्सन को फाइनल अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग को कंपनी का फाइनल अकाउंट से मतलब नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाइनल अकाउंट से मतलब नहीं है, सोल ट्रेडर हम लोगों ने पहले प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट 11th में कर दिया है। ओके, तो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के फाइनल अकाउंट को हम लोग को यहाँ पर देखना नहीं है, हम लोग को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से मतलब है। ठीक है सर, वो कोऑपरेटिव हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनल अकाउंट हो गया, उसके बारे में हम लोग कब सीखेंगे, फिर आगे के स्टैंडर्ड में जब आप लोग TY में जाओगे, SY में जाओगे, अलग अलग टाइप के कोर्सेज जब लोगे, तो उस कोर्सेस में इस तरीके के फाइनल अकाउंट आप लोग को मिल जाएंगे। बराबर है। अभी फिलहाल हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से है, दैट्स इट। ओके, तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से टाइप ऑफ अकाउंट में पहला वाला है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करने के पहले, राइट, आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, वो मैं अब भी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी अकाउंट तुम स्टार्ट करोगे बनाना, मतलब पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो पहले आप लोग को क्या लिखना होगा वो मैं बता देता हूँ, राइट। चलो, तो सबसे पहला आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा MS, पर्सन का नाम। ठीक है, पर्सन का नाम, फिर रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी है 2020, 2021 जो भी रहेगा, राइट। अब हम लोगों को लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, अब देखो लेजर के लिए क्या करना है।
ये तुम्हारा लेजर रहेगा, राइट। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को कुछ चीजें मार्क करनी है एंटर करने के पहले ही, मतलब अगर ये बन गया तो तुम लोग को सबसे पहले इस साइड में डेबिट साइड लिखना है और इस साइड में CR क्रेडिट साइड, राइट। DR डिनोट्स डेबिट रिकॉर्ड, CR डिनोट्स क्रेडिट रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो रहेगा ये आपका रहेगा पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट और अमाउंट दैट इज रुपीज का कॉलम, ये भी पर्टिकुलर्स, ठीक है, रुपीज और रुपीज का कॉलम, राइट। ये आप लोग का प्रॉपर सम स्टार्ट हो गया, ओके। अब हम लोग एक एक चीज देखते हैं कि कौन से साइड में क्या चीज आता है, कौन से साइड में क्या चीज आता है। वापस एंटर होने के पहले आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोगों को सिर्फ ये 4 चीज से रिलेटेड चीजें ही दिखेंगी, ठीक है। अगर ये 4 चीज है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में अपना जगह बनाएगा, अगर वो 4 में से एक भी नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, बराबर है। सबसे पहले गुड्स, अगर आपका कोई खर्चा या कमाई गुड्स से रिलेटेड है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। अगर आपका खर्चा या कमाई फैक्ट्री से रिलेटेड है तो यहां पर दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। खर्चा कमाई लेबर से रिलेटेड है तो दिखेगा। खर्चा या कमाई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, डेबिट साइड में हम लोग सिर्फ एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड, राइट, इनकम का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। क्लियर है बात? अब एक एक चीज को देखते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ओके। सबसे पहले अच्छा, एक और चीज याद रखना है, ये साइड में डेबिट साइड में चीजें टू के नाम से दिखेगी और क्रेडिट साइड में चीजें बाय, ठीक है। कोई भी नाम लिखोगे, कोई भी एंट्री पास करोगे, डेबिट साइड में अगर आ रहा है तो वो टू पहले दिखेगा और क्रेडिट साइड में पहले बाय दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये टू और बाय का कॉन्सेप्ट क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। अब इससे ताल्लुक नहीं होगा, फिर भी चलो ठीक है, इससे लिंक भी कर लेते, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ वेजेस पेड ₹5,000 तो इसका नॉर्मल एंट्री क्या आता है? नॉर्मल एंट्री क्या आता है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये जो टू कैश वाला कॉन्सेप्ट है वो इस तरफ दिखता है, और जो डेबिट वाला कॉन्सेप्ट है ये बाय, वो इस तरफ दिखता है, बराबर है। ये बात अलग है कि मैंने अभी इससे ट्रेडिंग अकाउंट से जर्नल एंट्री को लिंक नहीं किया, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि बाय और टू वाला कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो ठीक। अब इसमें सबसे पहला आप लोगों को दिखता क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक जो तुमने प्रीवियस ईयर में खरीद लिया है, वो स्टॉक जो तुमने प्रीवियस ईयर में खरीदा है। अच्छा सर, हम लोग ने प्रीवियस ईयर में खरीदा है मतलब हमारा खर्चा है, सही पकड़े, आपने खर्चा कर दिया लेकिन यूज नहीं हुआ, इस साल आपको उस प्रोडक्ट का यूज में आया, अल्टीमेटली तो आपने खर्चा किया था ना उसके पीछे, अब यूज में आया है, अल्टीमेटली खर्चा ही है, डेबिट साइड में दिखेगा। समझ में आया? आपने खर्चा करके खरीद लिया था चीज को लेकिन उस समय यूज नहीं आया, अब जब नया साल चालू हो रहा है तो आप लोग को उसका ज़रूरत पड़ा, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, और अगर वो इस साल का ओपनिंग हो गया तो वो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है। इसका अमाउंट आप लोग को आउटर कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेसेस, ठीक है। अगर समझो तुम लोग को कोई प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो आप लोग के पास मटेरियल ऑलरेडी होना चाहिए ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझको 10 चेयर्स चाहिए, 10 बेंचेस चाहिए, तो अगर आप लोग बेंच
बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप लोग के पास 10 बेंच तक का मटेरियल होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। अगर आपके पास 10 बेंच का मटेरियल नहीं है तो आप क्या करोगे, जाओगे मार्केट में परचेस करके लेके आओगे, राइट। तो परचेस करके लेके आओगे तो वो तुम्हारा खर्चा है कि नहीं, तो वो हो जाता तुम्हारा एक्सपेंडिचर, राइट। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, मान के चलो तुम लोग को मैंने बोला कि मुझको 10 चेयर्स की ज़रूरत है, 10 चेयर्स की ज़रूरत है, तो तुम पहले क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ से निकल नहीं जाओगे मार्केट के लिए। तुम क्या करोगे, पहले अपने गोडाउन में जाओगे, वहाँ पर देखोगे कि आपके पास 10 चेयर्स प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल कुछ है या नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास दो बेंच या 2 चेयर बनाने का मटेरियल है, राइट। तो परचेस कितना करोगे, 8, ओके। तो ये जो 2 ऑलरेडी है ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक होता है, और जो 8 परचेस करोगे ये तुम्हारा परचेसेस होता है, क्लियर। चलो ठीक है। अच्छा, तो परचेसेस तो तुमने कर लिया मान के चलो, ठीक है। अब मैंने तुमको कॉल किया, मैंने बोला कि भाई मुझको है ना 10 चेयर नहीं, मेरे को है ना सिर्फ 6 चेयर ही चाहिए, 6 चेयर चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया था, 2 चेयर पहले से था, 8 चेयर परचेस करके लेके आया। अब मैं अगर बोलूँगा कि मेरे को 6 चेयर चाहिए, तो आपको परचेस कितना करना चाहिए था, 4। अब आप बोलोगे कि नहीं हम लोग 2 रिटर्न कर देंगे और बाकी का जो बचा हुआ है इसमें से रिटर्न कर देंगे। आपको 6 चाहिए ना, तो हम लोग 2 ओपनिंग स्टॉक का रिटर्न करेंगे और 2 नया परचेस किया। ऐसा कभी नहीं करना। ओपनिंग स्टॉक वाला तो आपको पहले यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुराना मटेरियल है, पहले उसको यूज़ करना पड़ता है कि नहीं। आपने जो परचेस करके लेके आया है, ऑफकोर्स वो ज़्यादा दाम में मिला होगा ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले, क्योंकि उसको आपने पहले ही परचेस किया था, तो उसमें इतना खर्चा नहीं हुआ रहेगा जितना अभी में खर्चा हुआ होगा। आपको भी मालूम है, अगर कोई मटेरियल हम परचेस करने को जाते हैं तो टाइमिंग के हिसाब से उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, तो अभी वाला प्रोडक्ट का भाव ज़्यादा होगा, आपने जो पहले से परचेस करके रखा है उसका भाव तो कम होगा। तो आप क्या करोगे, पहले उसको मैन्युफैक्चर करोगे और फिर जो बचा उसको, जितना बचा है उसको जाके परचेस करके लेके आओगे। और अगर आपको रिटर्न करना पड़ा तो जो परचेस करके लेके आए हो वही सामने वाला लेगा ना। आपके पास पहले से जो 2 प्रोडक्ट था वो तो सामने वाला लेगा नहीं, तो अल्टीमेटली आपको परचेस में से उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो आपको परचेस में से उसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उतने प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले ने अपने डिमांड कम कर दिया, सामने वाला बोलता है कि मुझको 6 प्रोडक्ट ही चाहिए, तो आपको 4 जो आप लेके आए थे 8, उसमें से 4 आपको माइनस करना पड़ेगा, रिटर्न भेजना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो जाता है तुम्हारा परचेज रिटर्न, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। चलो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे और आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वेजेस। अच्छा, इसको वेजेस भी बोलते हैं, वेजेस और सैलरीज भी बोलते हैं, राइट। 2-3 अलग अलग नाम है इसके, ओके। अच्छा, वेजेस क्या होता है, फैक्ट्री में एक लेबर होते हैं जो तुम्हारा काम करके देंगे, हमाली का काम करके देंगे, वजन उठाने का काम करके देंगे कि यहाँ से वहाँ रखना है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोगों को जो तुम पगार पे करते हो, जिनका काम डायरेक्ट मटेरियल पर होता है, ठीक है, वो सारे लोग को तुम वेजेस पे करते हो। वेजेस लेबर लोग को मिलता है। लेबर कौन होता है, लेबर वो पर्सन होता है जो फिजिकल वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है, ठीक है। उसका बॉडी यूज होता है, मेंटल ब्रेन यूज नहीं होता। उसको बोल दिया गया है कि तुमको उसको उठा के यहाँ रखना है, अपना दिमाग नहीं, उसको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, वो चीज़ की उठाना है और रखना है। समझ में आ गया। तो ऐसे लोगों को जब तुम पे करते हो तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज, जो पे किया जा रहा है उसको वेजेस बोला जाता है। समझ में आ रहा है। उसको एक और नाम दिया गया है वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज, या तो वेजेस एंड सैलरीज, या तो प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। बहुत अलग अलग नाम है, ठीक है। अच्छा, एक ही चीज याद रखना, ये लेबर लोग को पे किया जाता है। दूसरा, ये डायरेक्ट लेबर वो पर्सन होता है जो डायरेक्ट मटेरियल पर काम करे, जिनका ताल्लुक सीधे सीधे रॉ मटेरियल से होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है। चलो आगे,
इसके खर्चे को जोड़ लेंगे। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, ये सारी चीजें। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब हो जाता है अगर कोई प्रोडक्ट एक रीजन से दूसरे रीजन में एंटर हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एंटर हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट का एक ड्यूटी पे करना पड़ता है, वो होता है इंपोर्ट ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय का मतलब हो जाता है जब एक प्रोडक्ट एक सिटी से दूसरे सिटी में आता है तो उस सिटी में एंटर होने के लिए उसको वेट के बेसिस पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान के चलो आप लोग थाने सिटी में हो, ठीक है, मुंबई सिटी में वो प्रोडक्ट आ रहा है, तो थाने सिटी से आपने जाकर के परचेस कर लिया, लेकिन आप रहते कहाँ पर हो, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में जब वो आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट जब वो आएगा मुंबई में, तो सबसे पहले उसको ऑक्ट्रॉय नाका में जाना पड़ता है। ऑक्ट्रॉय नाका में क्या होता है, जिस भी मतलब जो भी कैरियज में आपका प्रोडक्ट आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, टेम्पो में आ रहा है, उस टेम्पो को एक एरिया में एंटर होना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उस एरिया में होता क्या है कि उसको एक जगह पर रखा जाता है, टेम्पो। अच्छा, अब अंदर एक पर्सन होता है जो कंप्यूटर पे बैठा है, उसके पास टेम्पो का एक वेट होता है, वो सबके लिए इक्वल है, ठीक है। किसी का टेम्पो जैसा भी हो, उन लोगों के पास एक स्टैंडर्ड वेट होता है, हर एक साइज का एक स्टैंडर्ड वेट है उनके पास। छोटा टेम्पो का भी वेट उनके पास अलग से है, उससे थोड़ा बड़ा उसका भी वेट उनके पास अलग से है। अब मान के चलो टेम्पो में आप लोगों का प्रोडक्ट है, उनके पास टेम्पो का वेट है, वो लोग टेम्पो के वेट को टोटल करते हैं, उसमें से फिर टेम्पो का वेट को माइनस करते हैं। टोटल वेट ऑफ टेम्पो जिसमें प्रोडक्ट भी है, उसमें से टोटल मतलब टेम्पो को वेट को माइनस करते हैं। अब बच क्या गया, टोटल वेट ऑफ टेम्पो जिसमें टेम्पो प्लस मटेरियल है, माइनस करेंगे सिर्फ टेम्पो के वेट को, तो बच क्या गया, मटेरियल का वेट। मटेरियल का वेट उन लोग को उससे पता चल जाता है, वहाँ पर आपको कितना मटेरियल का वेट है उसके बेसिस पर एक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो आप चार्जेस पे कर रहे हो, वो होता है तुम्हारा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, बराबर, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ठीक है। चलो ठीक, तो ये भी तुम्हारा खर्चा है। कैरियज इनवर्ड, ठीक है, या तो सिर्फ कैरियज या तो कैरियज इनवर्ड, वन एंड द सेम। कैरियज का मतलब होता है जब प्रोडक्ट, ठीक है, आप समझो एक कंपनी के मैनेजर हो, आपको बोला गया जाओ और जाकर के 100 kg का रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आओ, ठीक है। तो आप गए मार्केट में, 100 kg का रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया। आप वो 100 kg कैसे लेकर के आओगे, कोई तरीके से लेकर के आओगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना होगा, कोई तो यूज़ करना होगा। तो जब आप प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस से लेकर के फैक्ट्री तक लेकर के आते हो, और वो लाते समय अगर आपका कोई भी खर्चा होता है, ठीक है, टो में, कैरेज में, वो तुम्हारा कैरेज इनवर्ड चार्ज होता है। प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है ना, तुम गए मार्केट में 100 रुपये का 100 kg का प्रोडक्ट लेने के लिए, 1 kg 10 रुपये का है, ठीक है, टोटल कितने रुपए का प्रोडक्ट आया, 10 × 100 1000 रुपीज़ का। ये तो मार्केट में आपको मिला, लेकिन आपने टेम्पो लिया जिसका आपको 500 रुपीज़ अलग सा पे करना पड़ा मार्केट से फैक्ट्री लाने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट का तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना 500 रुपये से, क्योंकि आपने वहीं पर थोड़ी ना मैन्युफैक्चर करना चालू किया, उसको यहाँ पर लेके आना था, तो आपको लगेज यूज करना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है तुम्हारा कैरेज इनवर्ड चार्ज। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक चार्ज। अब डॉक चार्ज क्या होता है? डॉक चार्ज जब आपका रॉ मटेरियल सी के साइड से आता है, समुंदर के रास्ते से, तो बोट में आता है। अब वो बोट एक जगह पर आकर के रुक जाता है, ठीक है, सिटी का एंट्री है, कंट्री का एंट्री है। अच्छा, कंट्री के एंट्री के टाइम पर उस एरिया में एक जगह बनाया गया है जहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को बोट में से निकाल करके वहाँ पर रखना पड़ता है, वहाँ पर चेकिंग होता है।
ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात है कि हो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है एकदम टाइम टू टाइम तो आएगा नहीं, सी रूट है, चांसेस ज़्यादातर लेट होने के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, जिस दिन पहुंचने वाला है उसी दिन आप उसको बेचने के लिए नहीं निकालते, और हैवी नंबर्स में प्रोडक्ट्स आते हैं, तो एक ही टाइम में इतना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर समुंदर के रास्ते से आ रहा है तो आप लोग क्या करते हो, वो जो जगह जहाँ पर बोट रुकती है वो डॉक एरिया होता है, वहाँ पर आप एक जगह परचेज कर लेते हो वेयर हाउसेस, वो प्रोडक्ट को वहाँ पर आपको पे कर रखना होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। आपका जो बोट है जब वो डॉक पर आकर के लगेगा तो वहाँ पर एक पर्सन होता है जो डॉक इंचार्ज होता है, वो उसका जगह होता है, वो बोलता है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को इस एरिया में लगाना है तो आपको एंट्री फीस पे करना पड़ेगा, दैट इज ऑल कॉल्ड एज डॉक चार्जेस। समझ में आया? तो वो डॉक चार्जेस मटेरियल के ऊपर होता है, इसी के लिए वो एक्सपेंडिचर साइड में आता है, आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो अभी जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है सब इन चार में से कहीं ना कहीं एक लिंक करता ही है, ठीक है। एक और देखते हैं, रॉयल्टी चार्ज। रॉयल्टी चार्ज क्या होता है, अब मान के चलो आप प्रोडक्ट गए परचेस करने के लिए, ठीक है, तो मैं मतलब गए प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, मटेरियल परचेस करने के लिए, तो वहाँ पर आपने एक जन से पूछा कि सर ये 1 kg मटेरियल कितने का, तो सामने वाले ने बोला 20 रुपीज़। थोड़ा और आगे की तरफ गए, सामने वाले ने बोला 19 रुपीज़, 1 रुपये कम, ठीक है। और थोड़ा आगे की तरफ गए, उसने बोला 21 रुपीज़, 1 रुपया ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो वहाँ से आप निकल करके आए, थोड़ा अलग रास्ते पर चले गए, वहाँ पर सामने वाले पर्सन ने बोला कि सर ये प्रोडक्ट मेरे पास आपको 30 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन मार्क ये लगाया कि 20, 19, 21 समझ में आता है आगे, आपको तो डायरेक्ट 8-10 रुपया, 9 रुपया आगे, 9 रुपया 10 रुपया ऊपर है, क्यों? तो वो पर्सन बोलता है कि देखिए ये जो मटेरियल है आपको लगेगा सिमिलर, लेकिन इसमें थोड़े से प्रोडक्ट्स को अलग किया गया है, इसका प्यूरिफाइंग स्टेज अलग है, ठीक है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग है, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी है। समझ में आ रहा है? तो वो जो सुपीरियर क्वालिटी किया गया है वो उस प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है। समझ में आ गया? वो प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है। तो इसके लिए वो प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस में बेचता है, और जितना ज़्यादा प्राइस आपने पे करके रखा है दैट इज ऑल कॉल्ड एज रॉयल्टी चार्ज। समझ में आ गया? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं रॉयल्टी के लिए। अगर किसी पर्सन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट बनाया था और उस एक्सपेरिमेंट को आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आपको उस एक्सपेरिमेंट को परचेस करने के लिए उस एक्सपेरिमेंट का एक चार्ज पे करना पड़ता है सामने वाले को जिसने वो एक्सपेरिमेंट बनाया है, और आपको उस एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ऐसे टाइम पर जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परचेस करते हो तो वो हो जाता है आपका रॉयल्टी चार्ज। समझ में आ रहा है? नॉर्मली रॉयल्टीज जो होता है वो प्रोडक्ट क्वालिटी के बेसिस पर होता है और कुछ नहीं। पेटेंट्स नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है जो एसेट्स में आने वाला है, इसी से लिंक्ड है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड ही है वो हम लोग बाद में देखेंगे एसेट्स में। फिलहाल रॉयल्टी चार्ज, सुपीरियर क्वालिटी को जब आप परचेस करने जाते हो तो उसका जो अमाउंट आपको ऊपर का पे करना पड़ता है दैट इज ऑल कॉल्ड एज रॉयल्टी चार्ज, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज गैस, कोल, हीटिंग, लाइटिंग, आयरन का। आप मान के चलो आप लोग आयरन मटेरियल्स में काम करते हो। अब आयरन जब आप लोग परचेस करके लेके आते हो तो ऐसे तो उसको सही नहीं कर दोगे, है कि नहीं, कि ऐसे ही आपने ठोका तुरंत वो आकार में आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको मोल्ड करना पड़ेगा। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो फैक्ट्री में होते हैं। समझ में आ गया? वो सारे फैक्ट्रीज में होते हैं, ये सारा चीज़ फैक्ट्रीज में होता है। तो ऐसे चीज़ पर आप लोग जब खर्च करते हो, सिंपल सी बात है भाई, हीट करने के लिए भी एक चीज़ चाहिए होता है, लाइट करने के लिए भी एक चीज़ चाहिए होता है, कोल भी एक खर्चा ही है जो सीधा सीधा गुड्स पर लगता है। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, राइट। और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे खर्चे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है, अब इसको हम लोग छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सारे खर्चे का अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं।
ये हो गया, ये है, ये हो गया, ये हो गया, राइट। जो भी इंपॉर्टेंस है वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। अच्छा, जो कुछ छूट गए हैं सम्स के साथ साथ में हम लोग उसको कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर सबसे पहला, अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक पहला नहीं आएगा, क्लोजिंग है वो, ठीक है। मैं बताता हूँ वो चीज़ क्या है। नेक्स्ट परचेसेस है, यहाँ पर क्या आएगा वो सेल्स। अगर तुम कोई गुड्स को बेचते हो, गुड्स को बेच रहे हो, राइट, गुड्स को बेच रहे हो, रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स को बेचोगे यहाँ पर, राइट, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा एज एन इनकम, बराबर है। इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि अगर आप बेच रहे हो, जैसे यहाँ पर आपने परचेज किया था तो सामने वाले को आपने रिटर्न भी किया था गुड्स, जरूरत नहीं थी, तो ऐसे ही अगर आप बेचोगे तो सामने वाला भी आपको रिटर्न कर सकता है प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा आपका सेल्स रिटर्न, बराबर है, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ओके, तो ये हम लोग का माइनस होगा, ऑटो कॉलम में ये है। नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट है, गुड्स को आपने क्या कर दिया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है, और 3-4 चीज को लिख लेता हूं पहले। For personal use by goods, यहाँ पर आएगा by goods withdrawn, ठीक है, by goods destroyed by fire, by goods lost by theft, ठीक है। अब देखो ये 4 चीज क्या होता है वो मैं बताता हूँ। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, goods destroyed by fire, goods withdrawn by partner for personal use and goods lost by theft। आप बोलोगे कि सर ये चारों चीज जो है ना ये खर्चा है, आपको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। आप रास्ता भटक गए हो, रास्ता नहीं भटका हूँ, मैं एकदम सही जगह पर हूँ, आपको ध्यान देना है। 11th स्टैंडर्ड में आप लोग को ये कॉन्सेप्ट आया था, पर मुझको पता है कि आप लोगों ने इसको नहीं समझा होगा और सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, ये सोच करके आगे बढ़ गए होंगे। जिन लोगों ने समझा है बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इसी तरीके से अपने स्टडीज को स्ट्रॉन्ग करना है। पॉइंट ये है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये खर्चा है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, खर्चा है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ हो गया, बिजनेस से निकल गया, खर्चा है। गुड लॉस बाय थेफ्ट, खर्चा है। यहाँ क्या कर रहा है, ये चीज एक्चुअली में इसके साथ में लेस में आना चाहिए था, इसके साथ लेस में आना चाहिए था। सोचो ना, आपने जाकर के प्रोडक्ट परचेज करके लेके आया, परचेज कर लिए, खर्चा कर दिया। अच्छा, खर्चा तो कर दिया, आपने क्या किया, खर्चा किया हुआ चीज में से कुछ चीज को तुमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसका पैसा आया नहीं आया, लेकिन परचेज वाला था वो। परचेज वाला समझो 20 प्रोडक्ट परचेज किए थे, 5 प्रोडक्ट को सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो परचेज से ही माइनस होगा ना वो, क्योंकि वो सेल्स तो है नहीं तुम्हारा, वो तो तुम्हारा खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तुमने गुड्स परचेज करके लेके आए थे 20, जिसमें से 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बच गया 15, 5 प्रोडक्ट जल के खाक। परचेज किया हुआ चीज ही खत्म हुआ ना, समझे कि नहीं? तो ये भी परचेज से माइनस होना था। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, सर पार्टनर लोगों ने विड्रॉ किया है ना, अरे अल्टीमेटली बिजनेस को थोड़ी ना पैसा दिया है कुछ, बिजनेस मतलब परचेज में से ही लेस होना था। नेक्स्ट, गुड लॉस बाय थेफ्ट, परचेज करके लेके आए थे 20, 5 यहाँ गया, 5 यहाँ गया, 5 यहाँ गया, बच गया 5, इनके पास चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो अल्टीमेटली ये सारे चीज इससे माइनस होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर माइनस करते करते बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, सिर्फ परचेज नहीं, अनरिकॉर्डेड परचेज भी आने वाला है एक टाइम पर, वो मैं आप लोग को एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बता दिया करूंगा, ठीक है? वो सब अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो पॉइंट क्या है, ये सारा चीज, ये जो 4 चीजें हैं वो इससे माइनस होना चाहिए था, लेकिन हमारे जो डिजाइन है बुक, ठीक है, जो कंटेंट जिस तरीके से बनाए गए हैं उसको इस तरफ डाला गया है।
तो हम लोग उसको इस तरफ ही समझ के चलेंगे, राइट। इसमें कोई इशू, आगे बढ़ेंगे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया, इसको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को तुम और एक जगह पर भी देखोगे, ठीक है, एक और जगह आएगा तो मैं उस टाइम पर क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तुमने गुड्स जाकर के परचेस किया था, वो यूज में नहीं आया, तो तुम्हारा खर्चा तो हुआ ही नहीं। सर खर्चा कैसे नहीं, तुम जाकर के परचेस करके लेके आए थे ना। अरे हाँ, अगर मान के चलो आप कोई पेंसिल अगर परचेस करके लेके आते हो, ठीक है, लेड पेंसिल अगर परचेस करके लेके आते हो और फिर उसके बाद में उस पेंसिल को यूज ही नहीं करते हो, खर्चा तो हुआ, मानते हैं, परचेस करके लेके आए थे, लेकिन अगर तुमने उसको यूज ही नहीं किया तो क्या वापस बेच नहीं सकते? बेच सकते हो, पैसा फिर से कमा सकते हो। तो एक टाइप से ये तुम्हारा इनकम जैसा कॉन्सेप्ट प्ले करता है, समझ में आया? इसीलिए ये इस साइड में। अच्छा, अगर तुमने उसको यूज कर लिया तो क्या हो गया? तो खर्चा मान लिया जाएगा। अब समझ में आया? तुमने उसको यूज ही नहीं किया, यहाँ आएगा वो कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट की समाप्ति पर आ गए हम लोग, लेकिन वो इस तरीके से समाप्त नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना। सारे खर्चे एक साइड, सारे कमाई एक साइड, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या बोला है, यहाँ अमाउंट डाल देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 लास्ट 5, ठीक है। अच्छा, सारे खर्चे एक साइड, सारे कमाई एक साइड। अच्छा, अब पॉइंट क्या है, अगर खर्चा ज़्यादा हुआ तो लॉस होगा, मालूम है। तुम जाके कमा के लेके आए 100 रुपया और 100 रुपये कमाने के लिए तुम गवा के आए 120 रुपया, 20 रुपया तो लॉस हुआ। 100 रुपया कमाए, उस कमाने के लिए 120 रुपया खर्च किए थे तुम, तो 100 रुपया कमाए हैं, तो 20 रुपये तो लॉस हुआ। तो अगर तुम्हारी कमाई ज़्यादा है तो लॉस होना है, अगर तुम्हारी कमाई ज़्यादा है तो प्रॉफिट होना है। तो ये कमाई है। अगर मान के चलो तुम्हारी कमाई ज़्यादा हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, जो ज़्यादा है उस अमाउंट को पहले यहाँ लिखना है, सेम अमाउंट को यहाँ लिखोगे, सेम अमाउंट को यहाँ लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब इस अमाउंट में से इन पूरे अमाउंट को तुम माइनस करोगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी अमाउंट यहाँ आएगा सबको प्लस करना है, इस अमाउंट से माइनस करना है, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा उसका नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। आउटर कॉलम में ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो खर्चे ज़्यादा है, सब अमाउंट को जोड़ करके यहाँ लिखना, तब तो ये नहीं दिखेगा, तब तो ये नहीं दिखेगा। सब अमाउंट को जोड़ के यहाँ लिखना है, सेम अमाउंट को यहाँ लिखना है, और फिर इस अमाउंट को इससे माइनस करना है, ठीक है। और फिर जब माइनस करोगे तो जो बैलेंस बचेगा उसको तुम लोग नाम दोगे बाय ग्रॉस लॉस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? एक चीज अभी भी बाकी है कि ऐसे नहीं छोड़ देना इसको निहत्ता, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कैरेट डाउन, या फिर यहाँ दिखेगा कैरेट डाउन। सर दोनों एक साथ आएगा क्या? बहुत मारूंगा। दोनों एक साथ कैसे आएगा? तुमको लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, दोनों एक ही टाइम पर होता है क्या? बराबर है, चलो ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही आएगा। या तो तुम्हारा कमाई ज़्यादा तो प्रॉफिट, या तो तुम्हारा खर्चा ज़्यादा तो लॉस, ठीक है। कैरेट डाउन मतलब ये आगे बढ़ने वाला है। कहाँ बढ़ेगा? अब हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को समझ लिया है, उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन का सम को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग के सामने जब ये सम प्रेजेंट हो जाएगा तो एटलीस्ट ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट आप लोग का थोड़ा बहुत क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है, दया एंड श्यामा आर द पार्टनर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। तो मतलब ये आपका मेन क्वेश्चन होगा। हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक में एक ही चीज़ डिस्कस नहीं किया हुआ था कि जो हम लोग सीख रहे हैं उसका क्वेश्चन कैसे आने वाला है। तो देखो फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है वो आप लोग का दो टाइप्स में डिवाइडेड रहेगा। एक जो ट्रायल बैलेंस रहेगा और दूसरा विल बी योर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो
ट्रेडिंग अकाउंट, इसके आगे हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके आगे सीखेंगे कैपिटल बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग को इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं फाइनल अकाउंट में। यही क्वेश्चन रहेगा आपका, ट्रायल बैलेंस एक और दूसरा एडजस्टमेंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अलग सा नहीं आने वाला है। तो हम लोगों को इसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ट्रायल बैलेंस को ही समझा हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट को ही समझा हुआ है। तो हम लोगों को सिर्फ इधर पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो कौन सा चीज़ कहाँ जाने वाला है बस हम लोग को वो मार्क करना है कि डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। एडजस्टमेंट को हम लोग को देख लेना है कि किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सम को हम लोग फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, अपना टारगेट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट के पहले हम लोग को इसको क्लियर करना है। तो देखो वापस देखते हैं एक बार क्या दिया है। दया एंड श्यामा आर द पार्टनर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हम लोग को समझ में कैसे आएगा करंट ईयर कौन सा है? तो ट्रायल बैलेंस का जो आप लोग को डेट दिया रहेगा दैट विल बी योर करंट ईयर। हर जगह पर आप लोग को ये डेट मेंशन करना होगा। मैंने आप लोग को ये चीज़ बताया कि फॉर्मेट आप लोग का कैसा होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के पहले आप लोग को कंपनी का नाम या जो भी पार्टनर थे उनका नाम, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड मैंने बताया हुआ था, तो ये डेट रहेगा फॉर द ईयर एंडेड का। ठीक है, तो वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। फिलहाल कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा उसको पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो स्टॉक आप लोग का ओपनिंग दिख रहा है। ओपनिंग कैसा दिख रहा है? 1/4, मतलब आप लोग का देखो कॉमर्स में आप लोगों का जो ओपनिंग ईयर रहेगा, ठीक है, दैट विल बी 1 अप्रैल, और जो क्लोजिंग ईयर रहेगा दैट विल बी 31 मार्च। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि हम लोग को ये समझना पड़ेगा। कभी कभार यहाँ पर 31, अब देखो ये कैसे 31 मार्च दिया है, 1 अप्रैल नहीं दिया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, और 1 अप्रैल को हम लोग को प्रिपेयर भी नहीं करना है, क्योंकि ये 31 मार्च 2019 है और हम ये ओपनिंग क्या है 1 अप्रैल 2018, बराबर ना। तो ये जो क्लोजिंग है हम लोग को फाइनल अकाउंट क्लोजिंग ईयर पर बनाना है, क्लोजिंग डेट पर बनाना है फाइनल अकाउंट। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 1 अप्रैल का है, मतलब बराबर 1 साल पहले का है ना। तो ये ओपनिंग है, और ये ओपनिंग कौन सी साइड आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। चलो ठीक है, वेजेस और सैलरीज डेबिट साइड में, परचेसेस डेबिट साइड में, सेल्स रिटर्न माइनस होता है सेल्स से, माइनस होता है सेल्स से। चलो ठीक है, रॉयल्टीज डेबिट साइड में, सेल्स क्रेडिट साइड में, परचेस रिटर्न माइनस होता है परचेज से, बराबर है। इतना हम लोग को ख्याल रखना है, इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिलहाल एडजस्टमेंट्स में जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, हम लोग को पता है ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। मैंने देखो क्रेडिट साइड में आप लोग को 4 चीजें दिखाई दी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट, और गुड्स टेकन ओवर बाय पर्सनल यूज। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। तो ये पर्सनल यूज वाला है, कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो गुड्स वर्थ 1,000 टेकन बाय दया, दोनों जन नहीं लेके गए, दया लेके, कोई इशू नहीं, दोनों भी लेके आते तो दोनों का नाम आता है। एक जन लेके जा रहा है, एक जन का नाम आएगा। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम उसी के लिए तो है, हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को इसको प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, आप लोग का सबसे पहला बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। चलो इतने में प्रिपेयर करते हैं, हो जाएगा इतने में। ठीक है, मिडिल बराबर फाइंड कर लो, मान के चलो ये आप लोग का प्रॉपर मिडिल है, इसको डिवाइड कर लो। ये साइड अमाउंट का कॉलम एक, ये साइड में एक अमाउंट का कॉलम। देखो हम लोग को यहाँ पर 2 अमाउंट का कॉलम की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स है। ठीक है, तो हम लोग 2 अमाउंट के कॉलम को प्रिपेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, फाइन इनफ है इसके लिए। ठीक है, चलो अभी ऊपर की तरफ क्या आएगा? शुरुआत अपना कैसा रहेगा, है ना। हम लोग पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, पार्टनर्स का नाम दया एंड श्याम। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
बराबर है। फॉर द ईयर एंडेड 31st क्या है, 31 मार्च 2019। अच्छा, इस साइड में क्या दिखेगा, क्रेडिट, इस साइड में क्या दिखेगा, डेबिट, राइट। चलो ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग को पर्टिकुलर लिखना है, यहाँ पर हम लोग डेबिट बैलेंस नहीं लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस आता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है कि ये साइड डेबिट रहेगा, राइट। चलो ठीक है, ये टीआर हो गया, ये आपका 2 अमाउंट का कॉलम, ये वापस एक पर्टिकुलर क्रेडिट साइड वाला रुपीज, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो एक एक को फटाफट एंट्री पास कर देते हैं एक एक का। सबसे पहले है स्टॉक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कितना रुपया, 65,000, खत्म। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज, तो टू वेजेस एंड सैलरीज कितना रुपया है, 9,000 को आउटर कॉलम में लिख लो, नो इश्यूज। अच्छा चलो, अब से हम लोग अपना एक आदत बना के चलते हैं, जब भी कहीं पर भी एक, अब देखो ये कैसे अकेला था, नो इश्यूज, ये भी अकेला नो इश्यूज, लेकिन परचेस अकेला नहीं है, उसके साथ में परचेस रिटर्न है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा हम लोग उसको स्टार मार्क कंसीडर करके चलते हैं। तो हम लोग को पहले समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो स्टार मार्क हम लोग इसको कहाँ पर बनाएंगे, इस तरह बॉक्स के बाहर, राइट। तो इसी तरीके से सेल्स भी अभी बॉक्स के बाहर तो आएगा नहीं, तो हम लोग साइड में बना देते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है परचेसेस, तो अब जब मैं परचेसेस पर आता हूँ तो मेरे को मालूम है कि उसको हम लोग को इनर कॉलम में लिखना है। कितना रुपया है परचेसेस, 1,48,000, ठीक है, इतना लिख दिया। अच्छा तुरंत मत जाओ, रुक जाओ, हम लोग वैसे भी सबको कंप्लीट करके वहां तक आने ही वाले हैं, नो इश्यूज, वो आएगा ही, ठीक है, जगह छोड़ देंगे हम लोग उसके लिए। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, तो मेरे को मालूम है कि सेल्स रिटर्न कहाँ पर आने वाला है, क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पर नहीं आने वाला है, उसको हम लोग लेस में लिखेंगे, ठीक है। तो लेस को मैं थोड़ा अलग मार्कर यूज कर लेता हूँ लेस के लिए, ओके, लेस, ठीक है, ओके। ये रहेगा तुम्हारा सेल्स रिटर्न, ओके। तो हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं 2000। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सर आपने सेल्स क्यों नहीं लिखा पहले, हमारे पास पहले क्या आया, सेल्स रिटर्न आया, हम लोग को पता है कि सेल्स से उसको माइनस करना है, जब इजी है तो क्यों कॉम्प्लिकेट करना, ठीक है। मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ उसको, ताकि हम लोग जाते वक्त मालूम पड़ेगा ब्रैकेट में मतलब उसको माइनस करना है। ये बात अलग है कि लिखा है, लेकिन कंफर्ट के लिए, ओके। नेक्स्ट रॉयल्टीज, हम लोग को पता है वो डेबिट साइड में आएगा, तो जब मैं डेबिट साइड में आता हूँ देखता हूँ कि अमाउंट इनर कॉलम में है, मेरे को समझ में आ जाता है कि मेरे को कम से कम थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिखना है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ लिखता हूँ टू रॉयल्टीज, ठीक है, 3,000 रुपीज आउटर कॉलम में, नो इश्यूज। अब मैं इस साइड में आता हूँ, मेरे को क्या दिख रहा है, सेल्स 2,85,500, चलो ठीक है। अब मैं इसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करके बाहर निकाल दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों अमाउंट आ चुका है, ठीक है, 2,000, हाँ। तो जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो मुझको मिलता है अमाउंट 2,83,500, खलास। तो नेक्स्ट इस परचेस रिटर्न, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, लिखूंगा लेस परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न कितना रुपया है, 4,000 ब्रैकेट में डाल देता हूँ, अंडरलाइन करके अमाउंट को बाहर कॉलम में, तो ये कितना हो जाएगा, 1,44,000, राइट। ये अपना कंप्लीट हो गया, पर सम अपना कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मैं जाऊँगा यहाँ पर नीचे की तरफ लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, सर ऊपर लिखो, नहीं नीचे लिखने का, क्लोजिंग है ना, नीचे लिखो, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है, 40,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, हाँ। नेक्स्ट गुड्स वर्थ 1,000 टेकन बाय दया, तो मेरे को पता है बाय गुड्स टेकन ओवर बाय
दया फॉर पर्सनल यूज, राइट। ठीक है, चलो अब इसका अमाउंट कितना है 1000 रुपीज़। ओके, तो अब ये 1000 रुपीज़ हम लोग कहाँ लिखेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में इस ये साइड। ठीक है, डन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अपने एंट्रीज पूरे कंप्लीट हो गए, हर एक चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको टैली करना है। टैली का मतलब क्या होता है, जो साइड ज़्यादा आएगा या जो साइड कम आएगा उसको हम लोगों को बताना है कि हम लोग को एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है या ग्रॉस लॉस आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर क्या दोनों साइड इक्वल हो सकते हैं, क्या दोनों अमाउंट इक्वलाइज हो सकता है, ये साइड भी इक्वल ये साइड भी इक्वल। सम सॉल्व करने के बाद बताता हूँ एंड में। ठीक है, डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। फिलहाल अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि ये साइड ज़्यादा है ये साइड कम है। अगर मैं 1,44,000 और 65 को देखूँ तो दोनों मिला करके 2,10,000 जाता है। 2,10,000, 2,20,000, 2,25,000 लास्ट टू लास्ट, ये 2,83,000 ओके सोल्डी है। तो इस मुझको पता है कि ये ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको पहले टोटल कर लेता हूँ कि कितना ज़्यादा है या टोटल कितना है। ठीक है, तो पहले मैं क्रेडिट साइड को टोटल करूँगा। तो ये है 2,83,500, 1,000 और 40,000। ठीक है, ये हो जाएगा 500, 4, 2, 1, 3,24,000, 500। ठीक है, अब मैं डेबिट साइड में आता हूँ। डेबिट साइड इसका टोटल कर लेते हैं, 65,000 और 9,000, 65,000, 9,000, 1,44,000, 1,44,000 और 3,000, 3,000। ठीक है, ये हो गया 3 0, 9 + 5 14, 18, 21, 1 2 कैरी, 2 + 6 8 + 4 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2,21,000। ओके, अब मुझको पता है कि किसको कौन से साइड में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस तरफ आऊँगा। ओके, ये 2 अंडरलाइन नीचे की तरफ रहेगा, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज चलो ठीक है। ओके, ये 2 अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट जाता है नहीं तो। ओके, मेरे को मालूम है कि ये ज़्यादा है, मैं यहाँ पर लिखूँगा 3,24,500। सेम अमाउंट यहाँ पर भी 3,24,500। अब मैं क्या करता हूँ, इस अमाउंट को इससे माइनस कर दूंगा और जो भी मिलेगा वो मेरा रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन मैं इतना मगजमारी नहीं करूँगा, क्यों, मैंने टोटल करके रखा हुआ है, सीधा सीधा उसको माइनस कर देंगे अभी हम लोग। ओके, चलो तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 2,21,000। ये 500 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 500 एज इट इज़ आ गया। 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1,03,500 विल बी माई लास्ट आंसर। 1,03,500। मैं क्या करूँगा, इसको सर्कल। ठीक है, अच्छा अब इसका नाम मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने क्या बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में और क्या दिखेगा, कैरिड डाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, और अगर तुम लोग को इसमें कुछ बताना है तो यहाँ पर तुम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो बैलेंस फिगर, दैट्स इट। ठीक है, डन। हाँ, अब क्वेश्चन का आंसर, सर क्या ट्रेडिंग अकाउंट इक्वल हो सकता है? आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि दोनों साइड इक्वल आए, ऐसा नहीं हुआ है। पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ही ना हो सकता है ना। ठीक है, तो देखो 12 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखने को जाएंगे तो कभी भी आप लोग को ऐसा नहीं मिलने वाला है कि दोनों टैली होने वाला है। ठीक है, आपको एक साइड तो पक्का कम ज़्यादा हो मिलना ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एंटायर 12th स्टैंडर्ड में तुमको ग्रॉस प्रॉफिट कॉन्सेप्ट मिलने ही वाला है।
उसके भी अपने मार्क्स हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है आगे के अकाउंट्स में। तो तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड में तो कभी ऐसा नहीं मिलने वाला, बट प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल। आगे चल करके जब तुम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो तुमको ऐसा भी फाइनल अकाउंट मिलेगा जहाँ पर तुमको ये अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करना है। अब सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर रहा है उसके वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता होगा, है ना। तो वो सारे बात के कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।